चौंकाने वाली तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर यूपी के बागपत से। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर देखिए। तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पर किनारे जा रहे ये घोड़ा गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त कि करीब 7 फीट ऊपर तक ये घोड़ा उछला, 20 फीट दूर जाकर गिरा। हादसे में घोड़े की जान चली गई, जबकि तांगे में सवार 5 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। दूसरी तस्वीर फिलीपींस से है, जहां निग्रोस द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट की ये तस्वीर सामने आई है। माउंट कनलाउन का ये ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है और इसमें विस्फोट होता नजर आ रहा है। अब जो विस्फोट हुआ वो इतना भीषण था कि धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आया, करीब 3 किलोमीटर ऊपर तक उठा और इसकी जद में आसपास के करीब 6 किलोमीटर का इलाका आ गया। आसपास रहने वालों को अपने घर छोड़ने पड़े, सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। फिलीपींस का ये ज्वालामुखी समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और कनलाउन फिलीपींस के 24 सक्रिय ज्वालामुखियों में से ये एक है। अब अमेरिका के दक्षिण टेक्सास की तस्वीर आपके सामने, जहां स्पेसएक्स ने 7वें स्टारशिप के लॉन्च के लिए सुपर हेवी बूस्टर का टेस्ट किया है और इसके लिए स्पेसएक्स के स्टारबेस के एक पैड पर 33 रैप्टर इंजन्स को थोड़ी देर के लिए एक्टिव किया गया। स्पेसएक्स का ये टेस्ट सफल रहा। दरअसल स्पेसएक्स अपने स्टारशिप मेगा रॉकेट को 7वीं उड़ान के लिए तैयार कर रहा है, जो लगभग 1 महीने में हो सकता है। ये वीडियो स्टारएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। चौथी तस्वीर अमेरिका के मिशिगन लेक की। इतनी ठंड पड़ रही है कि लेक के किनारे बर्फ जमा हो चुके हैं। रात का तापमान करीब -15 डिग्री तक पहुंच जाता है। 3 दिन से यहां पर लगातार बर्फ गिर रही है और इसी वजह से कई इलाकों में 18 इंच तक बर्फ जम चुकी है। इटली के फ्लोरेंस से आई ये तस्वीर देखिए। गैस रिफाइनरी में भीषण विस्फोट की ये तस्वीर है। पूरा प्लांट आग की चपेट में। प्लांट से आग और काले धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है। आसपास के करीब 5 किलोमीटर के इलाके को खाली करने का आदेश दिया गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिफाइनरी में आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। दुनिया इस वक्त 3 बड़े युद्ध में फंसी हुई है और इन वैश्विक युद्ध के मद्देनजर भारत भी अपनी रक्षा तैयारियों में जुटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम को अपग्रेड करने पर खास तौर से जुटा हुआ है। और भारत की लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास स्मर्च और पिनाका सिस्टम है, जो दुश्मन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से स्मर्च के लिए गोला बारूद की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके बाद अब भारत ने फैसला किया है कि स्मर्च के लिए गोला बारूद देश में ही तैयार किए जाएंगे। कुछ समय पहले ही भारत ने स्मर्च रॉकेट सिस्टम के लिए RFI जारी किया था, जिसे अब फाइनल कर लिया गया है। आपको बता दें, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत अब भारत प्राइवेट कंपनी से स्मर्च रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद लेगा। तो बड़ी तैयारी यहां रक्षा के क्षेत्र में भारत की, जहां स्मर्च रॉकेट सिस्टम के लिए भारत जिस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप रहा है, यही बड़ी खबर है। और अब भारत को रूस से स्मर्च रॉकेट सिस्टम जो मिला था उसे अपग्रेड करने को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। स्मर्च की खासियत क्या है, आगे आपको बताएंगे। स्मर्च आखिर है क्या, इस बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से अब ये रक्षा के क्षेत्र में भारत की तरफ से अपग्रेड किए जाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। और स्मर्च के लिए गोला बारूद की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत ने अब ये बड़ा फैसला लिया है इसे भारतीय कंपनियों के जरिए ही अपग्रेड करने का। अब इसकी खासियत जान लीजिए, जहां मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च को लेकर हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जिसकी फायरिंग रेंज है 20 से 90 किलोमीटर, साथ ही 12 रॉकेट और 40 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। आपको बता दें, 300 mm के रॉकेट ये दाग सकता है। दिन और रात की जंग में ये पूरी तरीके से कारगर भी साबित हो सकता है। तो भारत रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से इजाफा कर रहा है, वहीं जंग में स्मर्च के बवंडर के बारे में आपने खबर जानी। लेकिन इस बीच आज की एक और बड़ी खबर है और ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसी को लेकर खबर है। अब भारत में आक्रोश कैसे बढ़ता जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के खिलाफ लोगों
ने हिंसा के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है उसकी तस्वीर अब देखिए। लोगों ने बांग्लादेशी सामान के बहिष्कार की अपील की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकार को उल्लंघन के विरोध के तहत ही दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही महाराष्ट्र में भी अब बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लोग आवाज कैसे बुलंद कर रहे हैं वो तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंसा के विरोध में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी प्रदर्शन कर रहा है और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां बांग्लादेश के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में किस कदर गुस्सा, उसकी तस्वीर ये देखिए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की ये तस्वीर है। हिंदू संगठन की तरफ से आंदोलन किया गया और आंदोलन में ही आपको बता दें, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए, भजन कीर्तन कर बांग्लादेश में शांति के लिए प्रार्थना भी की। हरियाणा के पंचकुला में भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। ये देखिए तस्वीर, बांग्लादेश में शांति की अपील करते नजर आए लोग। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। अगली तस्वीर है अहमदाबाद की, जहां पर लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया। दिल्ली से टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली सिविल सोसाइटी के द्वारा एक बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। ये मार्च तीन मूर्ति चौक से बांग्लादेश एम्बेसी तक निकाले जाने वाला था, लेकिन चाणक्यपुरी थाने के पास इस मार्च को रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मार्च में शामिल होने के लिए दिल्ली के अलग अलग कोने से पहुंचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, जो महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं के व्यापार को ठप किया जा रहा है और मंदिर गुरुद्वारों को गिराया जा रहा है, उनका अनादर किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मार्च निकाला गया। और बांग्लादेश सरकार कह रही है कि किसी तरह का कुछ भी वहाँ पर हो नहीं रहा। तो ये इतनी सारी तस्वीरें जो आ रही हैं मीडिया में, इतना वीडियोज आ रहे हैं, इतने अत्याचार की तस्वीरें जो सामने आ रही है, वो कहां से आ रही हैं? आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार दबाव नहीं बना पा रही है? बिल्कुल बना, अगर भारत सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आस्था के केंद्र मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को लूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है कि यहाँ पे लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और लगातार यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये लोग आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। आपको बता दें, हरियाणा के पंचकुला में भी लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर पंचकुला में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है और इसमें तमाम जो हिंदू संगठन है उससे जुड़े आम लोग और हिंदू कार्यकर्ता जुटे हैं। हमारे साथ आचार्य विनोद साबरनी हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सर, किस मुद्दे को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर, हमारा ये मुद्दा जैसा कि पूरे विश्व में विदित है, सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार पलटी गई है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस विषय को लेकर विशेष रूप से ये आज प्रदर्शन यहाँ पर न केवल पंचकुला जिला में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि हमारे भाइयों को वहाँ इंसाफ नहीं मिलता। हिंदुओं को एक करने के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए हिंदुओं को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। हमारी मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर दखल दे। यदि भारत सरकार यूक्रेन में युद्ध को समाप्ति के लिए प्रयास कर सकती है तो बांग्लादेश में दखल क्यों नहीं दे सकती? भारत में अल्पसंख्यक और हम मिलकर रह सकते हैं, तो क्या परेशानी आ रही है सभी जगह? क्यों हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है? भाईचारा बना रहना चाहिए, हमारी यही इच्छा है। और यदि कोई हिंदू पर उंगली उठाएगा तो हिंदू को वो उंगली तोड़नी भी आती है। तो प्रदर्शनकारी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है उस मुद्दे को भारत सरकार और भी सख्ती के साथ उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद रख रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर
बांग्लादेश पर दबाव बनाएंगे और जल्द से जल्द वहां पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रोकेंगे। वहीं अहमदाबाद में भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा पर प्रदर्शन हुआ। TV9 संवाददाता ने लोगों से यहां भी बात की। पूरे शहर के लोग रिवर फ्रंट के ऊपर एक होकर मानव श्रृंखला बनाकर ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, आधी रात के अंदर तलवारों से लेके हमले हो रहा है, तो वहाँ के जो हिंदू हैं उनकी रक्षा हो, उनके मानव अधिकारों की रक्षा हो, वहाँ की सरकार के ऊपर प्रेशर आए और वहाँ की सरकार इस में कोई ठोस कदम उठाए, उस प्रकार की मांग के साथ हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ के जो स्थानिक है, इस्लामिक जो स्थानिक है, वो जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पे बहुत ही परेशान कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का मर्डर भी हो गया है। प्रदर्शन के जरिए हम भारत की सरकार को भी एक आह्वान करना चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल एक प्रेशर बनाए कि यूनो भी जगह और वहाँ पे वो प्रेशर बनाए कि बांग्लादेश में अटक जाए। और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके साथी हैं, आप अकेले नहीं हो, आप भी लड़ो और वहाँ का प्रतिकार करो, हम आपके साथी हैं। क्या आपको बांग्लादेश में जो भी सरकार चल रही है उनको भी संदेश दिया जा रहा है कि 1 महीने से हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, वहाँ की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और यूनेस्को जिसको विश्व शांति का पुरस्कार दिया गया है, वो यूनेस्को जो हर मुद्दे पे अपनी राय देता है, कहता है, वो यूनेस्को ने इसके खिलाफ कुछ निर्णय नहीं लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। तो यूनेस्को भी जागे, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आज पूरे राष्ट्र भर में हिंदू रक्षा समिति ने ये आंदोलन किया है। जी, ये भारत सरकार ठोस कदम उठाए बांग्लादेश की सरकार के विरुद्ध, इसीलिए यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर दबाव नहीं बना पा रही? देखिए, केंद्र सरकार दबाव तभी बनाएगी जब जन जन में आक्रोश बढ़ेगा और सरकार को ये पता चलेगा कि अब सरकार को ठोस कदम उठाना है। और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, धनखड़ पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक खबर आ रही है, जहां विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है और राज्यसभा के महासचिव को यह प्रस्ताव सौंपा गया है। प्रस्ताव के अलावा विकल्प नहीं था, ये बयान जयराम रमेश की तरफ से सामने आ रहा है। लोकतंत्र की बेहतरी के लिए लिया गया ये फैसला बता रहे हैं कुमार विक्रांत, हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लेकर तो जिस तरीके से खबरें आ रही थी, उस बारे में भी मैं आपसे कुमार विक्रांत सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच ये आपको बता दें, जयराम रमेश की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए ये साफ तौर पर कहा गया है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस बीच लोकतंत्र की बेहतरी के लिए लिया गया वो ये फैसला बता रहे हैं। आपको बता दें, राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा है। इंडिया की पार्टियों के लिए बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है और उसी के बारे में किया गया ये पोस्ट। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये इसलिए भी आपसे सवाल कर रही हूं क्योंकि संसद के सत्र का 11वां दिन और हंगामा जिस तरीके से हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष धनखड़ पर अब पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाने के आरोप तक लगा चुका है। कुमार विक्रांत, बताएं इस बारे में। जी बिल्कुल, लगातार सत्ता पक्ष की ओर से जॉर्ज सोरेस और सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा था। इधर से अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ करके हमला किया जा रहा था विपक्षी बेंच से। तो ऐसे में हंगामे के लगातार हंगामा चल रहा है और कोई समाधान नहीं निकल रहा है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है, पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी हम इनके खिलाफ, धनखड़ साहब के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त में जो धनखड़ साहब हैं, हमने ये सोचा कि वो अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। एक बार फिर जब सदन राज्यसभा में विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने दिया गया और विपक्ष की ओर से खड़गे जी को नहीं बोलने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये कल से कार्रवाई शुरू करी। हालांकि
कल से लेकर आज सुबह तक ये कोशिश की गई, ये देखा गया विपक्ष की ओर से कि क्या रवैया बदलता है इस चेयर का, लेकिन उसके बाद आखिर में सभी लोग सोनिया गांधी से मिले और सोनिया गांधी से पूछा गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पहले सोनिया गांधी ने कहा था एक बार थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि क्या रवैया बदलता है क्या। फिर सोनिया गांधी ने जब मंजूरी दे दी उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे से 1:45-2 बजे के बीच में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को यह प्रस्ताव सौंप दिया गया है। अब स्पीकर जो चेयरपर्सन है उनके पास 14 दिन का वक्त है इसके बारे में फैसला लेने के लिए। चलिए, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन विक्रांत, मैं चाहूंगी आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब एक और बड़ी खबर का मैं रुख करने वाली हूं और ये इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के तहत आपसे सवाल करूंगी। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर बड़े सवाल उभर रहे हैं और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गठबंधन के कई घटक दल भी ममता की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी के समर्थन में आए लालू यादव। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के लिए लालू के समर्थन को लेकर खबर बड़ी है। ममता बनर्जी को इंडिया का नेतृत्व मिले, लालू यादव की तरफ से कहा गया। कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने नहीं हो। विक्रांत, तो मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता जीत भाटी भी हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर आपको इस बीच में बता दूं, जहां देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन के इस पूरे समीकरण को अब समझना जरूरी है और यह भी देखना जरूरी है कि आखिर अब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कमान किसको सौंपी जाए, इसको लेकर कैसे सवाल उभर रहे हैं। लेकिन उससे पहले लाउड एंड क्लियर अंदाज में अब आपको यह भी समझा देते हैं इंडिया गठबंधन का यह पूरा समीकरण और इस समीकरण में कहां ये फिट बैठती है ममता बनर्जी की दावेदारी। क्योंकि यह खबर इस लिहाज से यहां पर समझिए, जहां इंडिया गठबंधन को देखते हुए टीएमसी की फिलहाल यह मांग सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन को नया नेता मिले। तर्क यह दिया जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनावी सफलता मुश्किल हो चुकी है और यह अभी तक के कांग्रेस के चुनावों के दौरान सामने आए रिजल्ट के आधार पर कहा जा रहा है। क्योंकि तर्क यह भी दिया जा रहा है कि ममता का रिकॉर्ड बीजेपी के खिलाफ ज्यादा अच्छा है, इसीलिए अब यहां पर ममता की दावेदारी को लेकर यह तर्क आपने जाने, जबकि ममता की कैप्टेंसी से फायदा क्या होगा यह भी समझ लीजिए। जाहिर सी बात है, दावा यह कि विपक्ष को मजबूत नेतृत्व मिलेगा, साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार को घेरने में भी मदद मिलेगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ममता का बंगाल से बाहर भी प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि ममता की कैप्टेंसी को लेकर मैं अपने सहयोगी से सवाल करूं उससे पहले इंडिया गठबंधन की स्थिति भी समझ लीजिए, क्योंकि 26 दलों वाले इंडिया गठबंधन को कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व में अभी तक बड़े फैसले हुए हैं उसमें अहम खिलाड़ी अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं। अब उनकी तरफ से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन के नेतृत्व में बदलाव की संभावना है, यानी बदलाव की जरूरत है। अब इस बीच ये भी जान लीजिए, एक और बड़ा अपडेट है, आज शाम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक होने वाली है। अब केजरीवाल और पवार की बैठक के बारे में जीत से सवाल करूंगी, क्योंकि इंडिया पर क्या बात होगी। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने पर चर्चा संभव बताई जा रही है और दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के रोल को लेकर आज होने वाली इस बैठक के बारे में और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जीत भाटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, केजरीवाल और पवार की बैठक, क्या अपडेट, किस वक्त होगी मुलाकात और क्या होगी बात? बिल्कुल, देखिए शाम को मीटिंग होनी है और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से 2 दर्जन से ज़्यादा जो हैं वो इंडिया गठबंधन में दल है, अब एक मांग उठने लगी है कि जो इंडिया गठबंधन की मशाल है वो किसके हाथों में सौंपी जाए, क्योंकि कांग्रेस को सौंपी थी, लेकिन जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आए चाहे लोकसभा के या राज्यों के, उसमें जो दल हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और हमारे सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इस पक्ष में हैं कि ममता बनर्जी को वो कमान सौंप दी जाए। इसी चीज़ को लेकर, रायशुमारी को लेकर के शरद पवार से मीटिंग होनी है, ना सिर्फ इस मुद्दे पे बल्कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन का क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर के है। लेकिन इस तथ्य को इग्नोर नहीं कर सकते कि दोनों घटक दल जो हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों ही दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ने ऐलान कर दिया कि कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या अब वो समय आ चुका है जब जो बैटन है रिले की वो ममता बनर्जी को सौंप दी जाए, इसको लेकर क्या वो समय आ चुका है? जो बात आपने कही उसी को लेकर कुमार विक्रांत, अगला सवाल आपसे, क्या ये वक्त आ चुका है कि अब किसे मिले इंडिया गठबंधन की कमान, इसको लेकर जल्द फैसला होना जरूरी है?
क्योंकि यहां ममता बनर्जी को अगर कप्तान बनाने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है सवाल यहां कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व पर उठते हैं। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो आला सूत्र हैं उनका ये कहना है कि ये बातें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हार हो गई इसलिए ये बातें उठ रही हैं। जो सहयोगी दल है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है ये बात कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। 99 सांसद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा में 27 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ऐसे में इस तरह की बात करना बेमानी है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है और सूत्रों का ये भी कहना है कि आने वाले 1.5 सालों में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां इंडिया गठबंधन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का पहले से यूपीए के टाइम से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का नहीं है। और इसके अलावा दिल्ली में गठबंधन है नहीं और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हैसियत भी बहुत ज्यादा नहीं है। आसाम में इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगले 1.5 सालों में ऐसी कोई जरूरत दिखती नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी इस तरीके के जो बयानबाजी सहयोगी दल करेंगे उसके बारे में बहुत ज्यादा तीखा नहीं लाएगी, रिश्तों को बना के रखेगी, लेकिन वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देगी। उसका मानना है सबसे बड़े दल हम हैं तो हम ही। लेकिन सबको साथ लेकर चलने की बात अगर कही जाती है उसे एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि यहाँ देखिए अब से थोड़ी देर बाद केजरीवाल और पवार की बैठक भी होने वाली है जिसके बारे में जीत बता रहे थे। वहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिवसेना का भी इसको लेकर बयान सामने आ चुका है। अब कैप्टन इंडिया गठबंधन का होगा कौन, ये सवाल तो लेकिन उठ चुका है ना। देखिए, आज बयान आ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा में विप हैं, उन्होंने पार्टी आलाकमान से बात करने के बाद TV9 से साफ तौर पर कहा कि खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठकें करनी होती हैं। खड़गे जी के नेतृत्व में हम 99 सीटें लेकर के आए और बीजेपी को 240 पर रोका। ऐसे में सबसे बड़ा दल हम हैं, इसलिए इस बारे में बात करना सभी वरिष्ठ नेता अपनी बात रख सकते हैं और हमारा जो मुद्दे हैं हम उन मुद्दों की बात करना चाहते हैं। लेकिन कुमार, उस तर्क का क्या जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुश्किल हो चुका है कांग्रेस के लिए चुनाव में जीत हासिल करना? देखिए, इनका यही कहना है कि लोकसभा चुनाव में जब 240 में बीजेपी को रोका और 99 सीटें कांग्रेस अकेले लेकर के आई तो उस वक्त ये बात तो नहीं उठी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जब हार हुई है तो उसके बाद सहयोगी दल ये बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि अभी वो इस पर ज्यादा विवाद नहीं चाहती, वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा चुनाव नहीं सामने है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा दल वो है पूरे देश में पैन इंडिया पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में कोई है तो कांग्रेस है। ऐसे में देर सवेर सभी दल मान जाएंगे। कुछ शुरुआती तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है जिसको कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज करेगी। शुक्रिया कुमार विक्रांत, पूरी जानकारी के लिए आपका और जीत आपका भी शुक्रिया। इस बैठक पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान और जस्टिस शेखर यादव के बयान पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसको लेकर जानकारी भी मांगी है। तो आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इसको लेकर ब्यौरा मांगा है। हालांकि मामला अब विचाराधीन है और यही इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जस्टिस शेखर यादव के बयान पर यह संज्ञान लिया गया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इसको लेकर ब्यौरा मांगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर ध्यान दिया है। ये पूरा मामला आखिर है क्या, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीयूष, बताएं। देखिए सुरभि, इस मामले पर जो अखबारों में समाचार आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये संज्ञान लिया है और माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उसने पहले इस पर विचार विमर्श किया, जो अखबारों में खबरें छपी हैं और उनके संज्ञान में जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से ही ये बात सामने आई। और इसके अलावा सीजेआर की ओर से एक पत्र भी भेजा गया था, जो एक संस्था है उसकी ओर से पत्र भी भेजा गया था। हालांकि इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से पूरा ब्यौरा मांग लिया है कि आखिर उनका बयान क्या था और इस मामले में जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी तलब कर लिया गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख तय करता है जब हाईकोर्ट की ओर से पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पीयूष आपका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है।
विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर अजीबोगरीब तंज कसा। नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर पत्रकारों के सवाल पूछने पर लालू ने कहा कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। मंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 ही जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख से। लालू यादव के इसी बयान पर घमासान मचा है। जेडीयू के साथ साथ बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए करारा हमला बोला। कांग्रेस को अपनी आंख दिखाइए, नीतीश कुमार जी की ओर आंख दिखाने का हिम्मत आपने कैसे कर दिया? सच तो यह है कि होटवार जेल में आपका शरीर कैद था, लेकिन आपका बुद्धि चरवाहा विद्यालय में कैद हो गया। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। पिछले 48 घंटों में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। सीरिया की पूरी एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। सीरिया का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। हालांकि नेतन्याहू का ये सीरिया अभियान है क्या, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दमिश्क से 20 किलोमीटर की दूरी पर इजरायली टैंक्स की मौजूदगी को लेकर खबर है। आईडीएफ ने दमिश्क के बाहरी इलाकों में कई गांवों में एंट्री हासिल कर ली है। गोलान हाइट्स से सीरिया में इजरायली टैंक शामिल हो चुके हैं और सीरिया में इजरायली एयरफोर्स की 48 घंटों में 300 एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। इजरायल ने सीरिया की पूरी एयरफोर्स को तबाह करने का भी दावा किया है। सीरिया का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब इजरायल का ये जो ऑपरेशन क्लीन है उसको लेकर खबर यह है कि सीरिया में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। सीरिया के मिग सुखोई विमान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। मौजूदा एयरबेस पर कई हेलीकॉप्टर्स को ध्वस्त करने का दावा। पंसर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया है। खुफिया एजेंसी मुख्यालय पर हमलों को अंजाम दिया गया है। सीरिया की कई मिसाइल गोदामों को भी नष्ट कर दिया गया है। यहां तक कि केमिकल हथियार गोदाम पर भी हमले को अंजाम दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इमिग्रेशन और पासपोर्ट इमारत को भी, ऑफिस को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, इस वक्त प्रोफेसर संतेश कुमार सिंह हमें फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। संतेश जी, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त ऑपरेशंस को इजरायल अंजाम दे रहा है, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक पिछले 24 घंटे में 300 अलग अलग जगहों पर हमले में टारगेट पूरे तौर पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ऐसा कि नहीं है कि इजराइल का कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है इस अटैक के पीछे। आप देखेंगे इजराइल जब से उस पूरे क्षेत्र में घिरा हुआ बेसिकली एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जिसको कहता है ईरान, बेसिकली क्या ऐसे देश जो इजराइल को मिटाना चाहते हैं पूरे मैप से, जिनका उद्देश्य है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस ही खत्म करना है, वो मिलकर एक साथ काम करें, जिसमें ईरान है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, नॉर्थ वेस्टर्न बेसिकली यमन है, और ये सब पूरा एकजुट होकर एक ग्रुप बनाकर बेसिकली इजराइल के खिलाफ वो काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब इजराइल युद्ध में ऑलरेडी शामिल है, आप देखिए, और जब से शामिल है ये पूरी फोर्सेस उसके खिलाफ मोबिलाइज होकर एक साथ कहेंगे वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इजराइल का एक ऐसी सोच है इजराइल की बेसिकली, जिसके माध्यम से तमाम जो उसके खिलाफ सेनाएं हैं, देश हैं, उन सब पे एक्शन ले रहा है, धीरे धीरे करके एक आगे बढ़ रहा है। चाहे वो हमास हो, चाहे बेसिकली वो आप लेबनान देख लीजिए, लेबनान भी किया, अभी यमन पे हूती जो विद्रोही हैं उन पे भी उसने हमले किए हैं। अब सीरिया वही इसी लाइन पे सीरिया भी चल रहा है। कहीं क्या आप देखेंगे पूरे प्रकरण में तो वो चाहता है कि अपने आप जितने अपोजिशन है उसके न्यूट्रलाइज करे। कहीं क्या उसका मेन मकसद है कि अभी ये सही समय में जिस तरह की परिस्थितियां सीरिया में चल रही हैं कि एक तरफ कहा कि वहां के राष्ट्रपति भाग गए, मतलब जिस तरह माहौल क्रिएट किया गया है, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, ऐसी परिस्थिति में कहीं के उनको लग रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया का जो मजबूत पिलर है वहां हमला कर दिया जाए, सीरिया की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, आने समय में वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कर सकेंगे। ये तो हमने नेतन्याहू की बात की, लेकिन पुतिन की अगली रणनीति क्या हो सकती है, इसको लेकर भी आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि एक खबर है कि सीरिया में रूसी नेवल बेस को खतरा है और रूस के टाटस नेवल बेस खतरे में बताए जा रहे हैं। मिस्र, लीबिया में नए नेवल बेस बना सकता है रूस।
तो असद के बाद पुतिन की अगली रणनीति, खबर को समझिए। जहां चार्जिस नेवल बेस सीरिया में रूस का सैन्य आधार और इस नेवल बेस से पूरे मध्य पूर्व में रूस नजर बनाए रखता है। हालांकि असद के जाने के बाद चार्जिस नेवल बेस पर संकट को लेकर खबर बढ़ी है। जहां मिस्र और रूस के बीच जिस तरीके से बड़ा रक्षा सहयोग रहा है, रूस मिस्र को भारी हथियार भी बेच रहा है, रूस मिस्र में नेवल बेस अब बना सकता है और लीबिया के टर्बुक के लिए भी रूस की कई योजनाओं को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि लीबिया के टर्बुक में नेवल बेस रूस जिस तरीके से बनाना चाहता है, इसे किस तरीके से समझा जाए सिंह साहब? देखिए, आपको निश्चित रूप देखिए, ईरान और रशिया ये दो देश हैं जो बेसिकली सीरिया को शुरू से ही प्रोटेक्ट करते चले आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में दोनों देश अपने आप को पूरे इस जो गृह युद्ध छिड़ा है सीरिया के अंदर, उससे दूरी बना के रखे हुए हैं। चाहे वो ईरान हो चाहे रशिया, उनकी कंपल्सन ईरान का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने की संभावना इजराइल के साथ है और इजराइल के साथ अमेरिका दे रहा। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन में पिछले कई सालों से इन्वॉल्व है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया और ईरान दोनों इस परिस्थिति में नहीं है कि सीरिया को सपोर्ट कर पाए या समर्थन दे पाए। सबसे नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये आप देखिए कि इजराइल की परिस्थिति जो है पिछले 1 साल में मजबूत हुई है, घटी नहीं है। वो जिसको टारगेट किया एक एक करके उनको मिटाता आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए इजराइल के माध्यम से ही रशिया के उन ठिकानों पर हमला करना इजी होगा जो सीरिया में बेस्ड है या सीरिया में उनको स्पेस नहीं देना है। आप देखिए, सीरिया में कहा जा रहा है विपक्षी जो दल है, जो संगठन है, जो एकजुटता है, वो बहुत तेजी से उभर के सामने आई। सभी एकजुट होकर सेलिब्रेशन मना रहा है, आजादी मना रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारे बशर अल असद है वो चले, उनका शासन हट गया। तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ा स्कोप है, एक अवसर है बेसिकली इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, वो अपना कहीं कहीं इनको मिटाने में आगे बढ़ने। सर, लेकिन एक और ग्राउंड रियलिटी का मैं आगे जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि विद्रोहियों ने जिस तरीके से सीरिया पर कब्जा किया है, तमाम एम्युनिशन, उन तमाम चीजों को वो अपने कब्जे में ले रहे हैं कि सीरिया में अब रासायनिक हथियारों से बढ़ते खतरे को लेकर भी खबर समझनी जरूरी है, क्योंकि यही रासायनिक हथियार विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं। अब ये कितना बड़ा खतरा है, इसको लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले फिलहाल खबर जान लीजिए। सीरिया में रासायनिक हथियार असुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अब इस वक्त के हालात को देखते हुए ये साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी तरह की स्टेबिलिटी फिलहाल सीरिया में नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब विद्रोहियों के कब्जे को देखते हुए असद के रासायनिक हथियारों से कैसे खतरा बढ़ रहा है, इसी बारे में खबर है। विद्रोही गुटों के हाथ लग सकते हैं असद के रासायनिक हथियार और सीरिया में बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियार छिपाए जाने की आशंका भी है। और रासायनिक हथियार से विद्रोही गुट नई सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं। असद ने कई बार रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है। 2013 में असद ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने पर सहमति जताई थी और सहमति के बाद पूरे रासायनिक हथियार नष्ट नहीं हो सके। संतेश जी, अब ये हालात, क्योंकि ये बात मैंने जिस तरीके से कही, ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं सर, कि किस तरीके से विद्रोही हर उस चीज को नष्ट कर रहे हैं जो असद से जुड़ी है। अब केमिकल वेपन्स या इन्हीं रासायनिक हथियारों का खतरा सीरिया को किस तरफ लेकर जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो वो लोग अपने सुरक्षा के लिए बनाए थे, उनका लक्ष्य था कि अपने राष्ट्र को सुरक्षा करेंगे, लेकिन वही उनके लिए आज अभिशाप बन गया है। आप देखिए, वहां पे शासन करने कौन लोग जा रहे हैं, जो कहीं कहीं विद्रोही हैं, कहीं कहीं वो जो असद का शासन था उसको मिटाने का प्रयास करते रहे शुरू से आज तक। तो उनके हाथ में शासन जाना कहीं न कहीं बड़ी चुनौती बन के उभरेगा पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए और बेसिकली इजराइल और अमेरिका के लिए, क्योंकि इजराइल अमेरिका हमेशा सीरिया के निशाने में रहे। आप देखिए जिस तरह घटनाक्रम घट रहा है, बीच बीच में अमेरिका भी अटैक कर रहा है सीरिया के बहुत बड़े ठिकानों पर, जहां आर्मी बेसेस हैं, जहां एयरफोर्स बेसेस हैं, या पोर्ट्स हैं, या सड़क है, या इंडस्ट्रियलाइज्ड जो एरियाज हैं। मतलब अभी भी इतने होने के बाद भी अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम उनको कमजोर करेंगे, क्योंकि अगर वो मजबूत बन जाते हैं तो हमारे लिए खतरा बनेंगे। और दूसरी चीज, जो विद्रोही समूह आज वहां शासन करने जा रहे हैं, जो संगठन शासन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं वो सब लोग एक मत है या सहमत है या एकजुट होकर कर रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ा फूट है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा संभावना कि इस तरह के जो मास डिस्ट्रक्टिव वेपन है उसका यूज ये जो विद्रोही समूह है, गुट है, ये आने वाले दिनों में इजराइल या तमाम अलग देशों के खिलाफ कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, इस पे बहुत चिंतन करने की जरूरत है। बहुत गंभीर विषय है। कहा जाता है ना, जब सरकारें चुन की होती हैं, सरकारों को तमाम देशों का समर्थन होता है, उस परिस्थिति में तो ऐसे हथियारों की सुरक्षा की जा सकती है। लेकिन जहां सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका हो, वहां पे बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप देखिए, आज ही विदेश मंत्रालय, अपने देश के विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने यही कहा, उन्होंने सिंपल बोला कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन
कमीशन हो रहा है, सरकार बनाई जा रही है, उसे समाज के जो डिफरेंट वॉइसेस हैं उन सबको शामिल करने की जरूरत है। ये ना हो कि एक तबका हो जिससे दूसरा तबका उनके विद्रोह में फिस खड़ा हो जाए या विरोध में खड़ा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ये इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, सर, वो देखिए, असद की सेना के लिए विद्रोहियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीरियाई सैन्य कर्मियों के लिए माफी की घोषणा की है और सैन्य कर्मियों को नहीं पहुंचाया जाएगा कोई नुकसान। हालांकि सरेंडर करने पर जिस तरीके से उन्हें मजबूर कर दिया गया उसकी तस्वीर देखिए, और ये सीरियाई सैन्य कर्मियों के लिए माफी की घोषणा भी कर दी गई है और ये कहा गया कि सैन्य कर्मियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब क्या इन तस्वीरों को सामने रखकर भी कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है? सवाल करूं उससे पहले सीरिया के विद्रोही कमांड का बयान सुनिए। महिलाओं पर नहीं लगाए जाएंगे प्रतिबंध, महिलाओं के पहनावे पर नहीं दिया जाएगा कोई निर्देश। और सैदनाया में विद्रोहियों को मिली सफलता। आपको बता दें, सैदनाया जेल का एंट्री पॉइंट मिला है। विद्रोहियों ने लाल जेल का गुप्त एंट्री पॉइंट खोज लिया है। ये जो सीक्रेट एंट्री पॉइंट था उसे खोज निकाला है। अब इन तस्वीरों के जरिए भी, संदेश सर, क्या इन तस्वीरों के जरिए भी एक प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इन पर विश्वास करना, ये दिखाना अब जरूरी हो चुका है, दबाव भी है कि ये कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। निश्चित रूप, देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरह विद्रोह आगे बढ़ा है इसका मतलब समाज के अंदर, उनके पूरे देश में एक ऐसा विरोध इनके खिलाफ भी होगा। जो अल-असद के साथ थे, जो सेना थी, जो लोग थे, कहीं न कहीं वो इनके साथ विरोध में खड़े हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों को आंकते हुए ही वो बोल रहे हैं कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से या संगठन से विरोध नहीं है, हमारा जिस व्यक्ति से था वो व्यक्ति यहाँ से भाग चुका है और उनका शासन व्यवस्था खत्म हो चुका है। तो हमारा आर्मी से कोई दुश्मनी नहीं है। जिस शासन व्यवस्था से वो शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसको हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं। अब हमारे साथ मिल करके राष्ट्र निर्माण में या फिर देश निर्माण में या समाज को आगे ले जाने में या सीरियन देश को आगे ले जाने में काम करना चाहिए। तो ये नहीं सोच चलना कि हम आपके अगेंस्ट हैं या ऐसा कोई रूल हम बना इंपोज करने वाले हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक होगा, या ऐसे हो जो महिलाओं के खिलाफ होगा, या ऐसा हो जो वहां की सेना थी उस सेना के खिलाफ हम कुछ करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम बल्कि आपको शामिल करके ही आगे जाएंगे। तो कहने मतलब अपने आप को वैलिडिटी कहते हैं, वैलिडेशन करना चाहते हैं जनता के द्वारा कि हर समूह, हर संगठन को लेके जाएंगे। हमारा जो मेन मकसद था बशर अल-असद को हटाना, वो हमने हटा दिया। जो 50 साल का तानाशाही था वो हमने खत्म कर दिया। ये जो मेन मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को, उनका उद्देश्य इतना है। इसके बियॉन्ड उनका ये नहीं, वो एक दूसरा काम भी कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि वहां समाज के जितने तबके हैं, चाहे जितने गुट हैं, बेसिकली चाहे बशर अल-असद के साथ काम करने वाले लोग हों या समाज के तमाम अलग जो संगठन काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो असद के अगेंस्ट ही काम कर रहे थे, सबको मिल करके काम करना है। इवन असद के साथ जो काम कर रहे हैं तो उनको भी हम लेने के साथ तैयार चलने के लिए तैयार है। तो बहुत बड़ी एक तरीके से प्रोजेक्शन दिखाने की कोशिश हो रहा है कि नहीं, ऐसा मत माने कि हम विद्रोही हैं तो इसका मतलब हम आपके अगेंस्ट हैं या समाज किसी विशेष तबके समूह के खिलाफ खड़े होकर काम करेंगे या वेंडेटा है, मतलब हमारा कोई इन्विटी है किसी खिलाफ। ऐसा नहीं है। उनका कहना सिंपल मतलब है कि हम इस तानाशाही व्यवस्था को हटाना चाहते थे जिसमें हम सफल हुए। लेकिन वल्नरेबल सिचुएशन जरूर है। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे संतेश जी, और आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि आखिर किस तरीके से इस वक्त के हालात सीरिया की स्थिति को बयां कर रहे हैं। हालांकि सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद रूसी सेना ने अब अलेप्पो छोड़ दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूसी वाहनों का काफिला जाता हुआ दिखा है और सारीन इलाके में रूसी सेना तैनात थी, जहां से ये काफिला जाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की वार्निंग, आईएसआईएस उठा सकता है सीरिया के हालात का फायदा। जमीनी स्थिति का फायदा आईएसआईएस उठा सकता है। अब एक और ऐसी तस्वीर जिसके प्रोजेक्शन को लेकर हम सवाल कर रहे थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर असद की सेना के सरेंडर को लेकर खबर है। सेना ने हथियार भी सरेंडर कर दिए। विद्रोहियों के हाथ सेना के ये हथियार लग सकते हैं और हथियारों में बड़ी तादाद में रूसी राइफल्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि यही तस्वीरें सामने आने के बाद
ये बयान भी सामने आया विद्रोहियों की तरफ से कि सैन्य कर्मियों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर असद की सेना के सरेंडर की ये तस्वीर, जहां हथियार सरेंडर कर दिए गए और साथ ही आपको बता दें इन्हीं हथियारों में बड़ी तादाद में रूसी राइफल्स शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने ग्राफिकली रखते हैं कि आखिर असद के ये जो हथियार हैं जो विद्रोहियों के हाथ लगे हैं उसमें क्या क्या शामिल है, क्योंकि खबर ये है कि इसमें 2720 टैंक, 452 एयरक्राफ्ट, यहाँ तक कि 168 फाइटर जेट्स तक शामिल हैं, 614 MLRS और 609 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 295। ये वो चीज़ें हैं जो असद के हथियार विद्रोहियों के हाथ लग चुके हैं। लेकिन इजरायल के सीरिया पर बड़े हवाई हमलों को लेकर खबर यह है, जहां लताकिया में IDF ने बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया है। यहां तक कि नौसेना बंदरगाह को नष्ट करने का भी दावा किया गया है। लताकिया फिलिस्तीनी शरणार्थियों का ठिकाना है। और बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में ऑटो वालों को 10 लाख का बीमा, वर्दी के लिए ऑटो वालों को 5000। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बड़े फैसले ले रहे हैं, दिल्ली के ऑटो वालों के लिए लिया गया ये एक बड़ा फैसला, जहां बड़ी खबर आपको बता दें कि अब दिल्ली में ऑटो वालों को 10 लाख का बीमा और वर्दी के लिए ऑटो वालों को 5000 की बात कही जा रही है।